स्टूडेंट्स, आज हम चालू करने वाले हैं राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया का चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट जिसे हम कहेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है बैटल ऑफ प्लेसी। अब बैटल ऑफ प्लेसी इस बैटल का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये जिस जगह पे बैटल हुई थी उस जगह का नाम ही प्लेसी था, उस विलेज का नाम ही प्लेसी था, इसलिए बैटल का नाम भी प्लेसी है। अब जब ये बैटल के पहले की बात करूं या बैटल जब हो रही थी उस समय जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, और सिराजुद्दौला का जो नेचर था वो बहुत इम्पल्सिव नेचर था। इम्पल्सिव यानी कि बहुत चिड़चिड़ापन या फिर थोड़ा गुस्से वाला था, अपने आप को लेके बहुत क्यूरियस थे सिराजुद्दौला। और इसी नेचर के कारण जो है उनके स्टेट्स में उनके ओपोनेंट बहुत थे, उनके विरोध करने वाले बहुत थे। अब उनके टाइम पे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बंगाल में फोर्ट्रेस बिल्ड करी थी, बंगाल में कोलकाता के अंदर फोर्ट्रेस बिल्ड करी थी, जो कि उनके ट्रेड सेंटर के पास करी थी। ट्रेड सेंटर जो है उनके आजू बाजू पे फोर्ट्रेस बिल्ड करी थी। अब उन्होंने इसलिए बिल्ड करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ताकि उनका ट्रेड सेंटर जो है प्रोटेक्टेड रहे, कोई भी कभी वॉर हो या कोई अटैक हो डायरेक्टली ट्रेड सेंटर को नुकसान नहीं पहुंचे। इसी के कारण से जो है उन्होंने फोर्ट्रेस बिल्ड करवाई अपने ट्रेड सेंटर के आजू बाजू। अब ये बिल्ड जो उन्होंने करवाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इस बात का पता जो है नवाब को नहीं था, उनकी परमिशन के बिना करवाई थी। और जब ये बात नवाब को पता चली कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कोलकाता में कुछ ऐसा किया है, वो भी उनके परमिशन के बिना, तो तुरंत ही नवाब ने जो है उनके फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, कुछ भी किए बिना, कुछ भी। उनके फोर्ट्रेस जितने भी उन्होंने जो दीवारें खड़ी करवाई थी वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय करवा दी थी। और इस बात का पता जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चला, जो कि मद्रास में रहती थी, मद्रास में उस समय छोटी सी ईस्ट इंडिया कंपनी रहती थी जिसको हेड करते थे, लीड करते थे रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव को जब ये बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही वहां जाने का डिसीजन लिया और नवाब से जो है लड़ने का सोचा कि उनसे लड़ते, एक वॉर करते, क्योंकि उन्होंने ऐसे कैसे भाई हमारी फोर्ट्रेस तोड़ दी है। जब रॉबर्ट क्लाइव निकल गए थे बंगाल के लिए और बंगाल जब पहुंचे तब उन्होंने बंगाल का माहौल देखा, सिराजुद्दौला की पावर देखी, तब उनको पता चला कि मैं जो छोटी सी आर्मी लेके आया हूँ इधर, वो इधर नहीं चल पाएगी। सिराजुद्दौला का उस टाइम इतना अच्छा पावर था और उनकी इतनी अच्छी आर्मी थी, जिसके कारण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले इतनी छोटी आर्मी के साथ सिराजुद्दौला के अगेंस्ट नहीं लड़ सकती थी। अब इसके सोचते ही जो है रॉबर्ट क्लाइव ने प्लान बी, जिसे हम कहेंगे, वो सोचा कि भाई चलो कोई बात नहीं, वॉर करके नहीं हरा सकते लेकिन मुझे हराना तो है, बंगाल के नवाब ने जो मेरे साथ किया वो सही नहीं किया। अब उन्होंने प्लान बी में ये सोचा कि मैं इन्हें हराऊंगा तो सही, लेकिन कुछ षड्यंत्र करके, कुछ पॉलिटिकल गेम खेल के, जिससे कि वो खुद ही, मतलब बोलते हैं ना, उन्हें हारना पड़ेगा ही, हार में भी वो बोलते हैं ना, हारना कैसे भी करके हार जाएगी और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाएगी। अब इसी के चलते प्लान भी उन्होंने ये सोचा कि जो कमांडर इन चीफ थे सिराजुद्दौला के, जो मेन आर्मी को लीड करते थे, हैंडल करते थे, मीर जफर सेठ अमीचंद, इन दोनों को जो है अपनी तरफ कर लिया। शायद कुछ ब्राइब दिया होगा या कुछ ऐसा लालच दिया होगा, कैसे भी करके जो है रॉबर्ट क्लाइव जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके आए हुए थे, उन्होंने जो है इन दोनों कमांडर इन चीफ जो सिराजुद्दौला के थे उनको अपनी तरफ कर लिया था। अब मीर जफर और सेठ अमीचंद, कुछ भी बात हो, कुछ भी अगर हो रहा हो सिराजुद्दौला के राज्य में, तो वो सब कुछ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बताते ही थे, रॉबर्ट क्लाइव को पता ही चल जाता। अब जिससे कि जो है धीरे धीरे वॉर करने का एक कारण ढूंढना था, वॉर करना तो इजी हो गया था क्योंकि दोनों इनकी तरफ थे कमांडर इन चीफ। अब वॉर करनी तो थी लेकिन कारण नहीं था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने है वॉर डिक्लेयर कर दी और वॉर का कारण बताया कि सिराजुद्दौला जो है लोगों को हरेश कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिसके कारण जो है ये वॉर हो रही है। मैं नहीं चाहता कि किसी लोगों को प्रॉब्लम हो, ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना था। ये वॉर जो है बैटल ऑफ प्लेसी के नाम से जानी जाती है और 1757 23 जून तब ये वॉर हुई थी। अब ये वॉर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में हुई थी, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके रिजल्ट में जो है, जैसे कि सेठ अमीचंद और मीर जफर जो है
वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड थे, और वॉर जो है एक तरफ से एक तरफा ही हुई, वन साइडेड वॉर ही हुई ना, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये वॉर में जीत गई थी। और वॉर इस वॉर की ये खासियत है कि ये वॉर जो है सिर्फ और सिर्फ आधे दिन ही चली, और ये वॉर आधे दिन में खत्म होकर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। और इस जीत के चलते ही जो है 24 परागन्स, ऐसे एरियाज जहाँ जो बंगाल के थे उधर उनको अपना हक मिल गया था, पावर मिल गई थी। और ये पावर किससे मिली थी? क्योंकि वो बैटल ऑफ प्लेसी, सिराजुद्दौला को उन्होंने हराया था इस वॉर के थ्रू, इस बैटल के थ्रू, राइट। अब बैटल ऑफ प्लेसी ऐसा था जहां से कंपनी का जो मेन नींव बोलते हैं ना, फाउंडेशन ऑफ कंपनी रूल, वो जो है बैटल ऑफ प्लेसी से ही स्टार्ट हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्चुअल फाउंडेशन, जो नींव बोलते हैं, वो बैटल ऑफ प्लेसी के बाद ही चालू हुआ, जहां से उन्होंने अपना रूल फैलाना चालू किया। अपनी नींव जो थी बैटल ऑफ प्लेसी थी। अब नेक्स्ट, अब इसके अंदर बैटल ऑफ प्लेसी के अंदर सिराजुद्दौला जो हार गए थे, उनको जो है नवाब से हटा के मीर जफर को जो है वहां का नवाब बनाया गया, और यहाँ पे बैटल ऑफ प्लेसी खत्म हो जाती है। अब बैटल ऑफ प्लेसी के बाद बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर भी बक्सर इसलिए नाम है जहाँ जिस जगह पे ये बैटल हुई थी उस जगह का नाम बक्सर था। 22 अक्टूबर 1764 को ये वॉर हुई थी। अब मीर जफर को जो है वहां का नवाब बनाया गया, जैसे कि हमने बैटल ऑफ प्लेसी में देखा। अब मीर जफर वहां के भले नवाब तो बन गए थे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का लालच इतना बढ़ गया था कि उस लालच के मामले में वो मीर जफर से जो है उनकी वेल्थ एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज है वो सब अपनी तरफ ले रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जफर का यूज कर रहे थे। अब धीरे धीरे ये बात मीर जफर को पता चल गई, और पता चली उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है मीर जफर को नवाब ऑफ बंगाल से हटा दिया था, और मीर जफर की जगह मीर कासिम को वहां का नवाब बनाया, न्यू नवाब। अब मीर कासिम जो है मीर जफर से बढ़कर थे, बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे। एम्बिशियस यानी कि थोड़े गुस्से वाले, किसी का ऑर्डर नहीं मानते थे, अपनी ही चलाते थे, जिसके कारण वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सुनते नहीं थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको भी हटा दिया था, और उनको हटा के कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मीर जफर को ही वापस से वहां का नवाब बना दिया था। अब मीर कासिम ने ऐसा किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने बात नहीं मानी, उनके अगेंस्ट गए, जिसके कारण उनके ऊपर जो है उनकी जान का खतरा था। शायद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें मार दे या कुछ भी कर दे, उनको अपने लाइफ की एक बोलते हैं ना केयर थी, उस केयर के लेते ही जो है वो हेल्प लेने के लिए नवाब ऑफ अवध के पास गए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम को ऐसे तो छोड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि वो अगेंस्ट जा रहे थे बार बार ईस्ट इंडिया कंपनी के, इसलिए वो हेल्प लेने नवाब ऑफ अवध के पास गए। अब नवाब ऑफ अवध के दरबार में जब गए थे, उनके दरबार में मुगल एम्परर शाह आलम भी उस समय प्रेजेंट थे उनके दरबार में। तो मीर कासिम ने सब कुछ पूरी स्टोरी बताई कि उनके साथ क्या क्या हुआ, जिसके कारण तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम तीनों अपना हाथ मिलाते हैं और एक यूनाइटेड आर्मी बनाते हैं, और अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम तीनों साथ में लड़ेंगे। अब तीनों ने हाथ जो ज्वाइन किए, अपने हाथ मिलाया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे जो है वॉर करने के लिए रेडी भी हो गए थे, और उन्होंने वॉर डिक्लेयर भी कर दी थी अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 22 अक्टूबर 1764 को। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये तीनों की यूनाइटेड आर्मी, किसकी? मीर कासिम की, नवाब ऑफ अवध की और शाह आलम की, इन तीनों को मिला के जो है इनकी आर्मी का नाम था यूनाइटेड आर्मी। अब जब वॉर हुई, तब वॉर के चलते चलते भी इस वॉर का रिजल्ट यही था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी और यूनाइटेड आर्मी हार गई थी। और यूनाइटेड आर्मी हार गई, इसके रहते जो है दीवानी राइट्स का जो राइट है, हक है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। दीवानी राइट्स यानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, टैक्स कलेक्ट करना। अब वो टैक्स कौन से स्टेट में से कलेक्ट करने का उन्हें राइट मिला था? वो था बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ये तीन स्टेट्स में अब उनको इजीली टैक्स कलेक्ट करने का
मौका मिल गया था ड्यू टू रिजल्ट ऑफ दिस वॉर। और यहाँ पे जो है बैटल ऑफ बक्सर खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो है एक्सपांशन ऑफ द कंपनी रूल। एक्सपांशन ऑफ द कंपनी रूल यानी कि कंपनी ने अपना रूल एक्सपांड करना चालू कर दिया, फैलाना चालू कर दिया इंडिया में। वो सब जो है इस टॉपिक के थ्रू हम समझेंगे। अब एक्सपांशन ऑफ कंपनी रूल में फर्स्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है रेगुलेशन एक्ट एस्टैब्लिश किया 1773 एडी में। अब इस रेगुलेशन एक्ट के अंडर में जो है गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ही बनाया गया, जो कि पूरे इंडिया में जो है अपना वो बोलते हैं ना एक टाइप का राज होगा उसका, या उसके ऑर्डर्स जो है जितने भी कमेटी मेंबर्स है या जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नर्स जो है उनको मानना पड़ेगा। ऐसा एक गवर्नर जनरल बनाया गया और वो गवर्नर जनरल जो है गवर्नर ऑफ बंगाल ने बनाया। और उन गवर्नर जनरल के हाथ में जो है साथ साथ में मद्रास, चेन्नई, ये वहाँ की भी गवर्नर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की है वो भी उनके अंडर में आ गई। और वहाँ के जितने भी काउंसिल्स है वो भी इन गवर्नर जनरल के अंडर में आ गए थे, जो गवर्नर ऑफ बंगाल ने बनाया था। अब गवर्नर जनरल के हाथ में जो है डायरेक्ट पॉलिटिकल एंड ट्रेड, पॉलिटिकल पावर और ट्रेड के जितने भी डिसीजंस जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल जो है इनके पास ही था, गवर्नर जनरल के पास। अब फर्स्ट इंडिया में गवर्नर जनरल जिसे बनाया गया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ही थे, उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। ये कई बार पूछा भी जाता है हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स है। अब वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे जो है दो वॉर हुई थी, फर्स्ट मराठा वॉर एंड सेकेंड मैसूर वॉर विथ बाय हैदर अली। मैसूर के जो हैदर अली थे उनके साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की वॉर हुई थी हैदर अली के साथ। अब ये दो वॉर जो है एक साथ चल रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को है जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था कि दोनों को एक साथ में हैंडल करना पड़ रहा था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कहीं ना कहीं इजी नहीं था। अब नेक्स्ट इनके टेन्योर में ये दो वॉर हुई और ये दो उनके फेस करने के लिए थोड़ा सा हार्डशिप आ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, राइट। अब नेक्स्ट गवर्नर जनरल आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो थे कॉर्नवालिस। अब कॉर्नवालिस के टाइम पे जो है थर्ड मैसूर वॉर हुई थी। अब मैसूर के जो किंग थे उनका नाम था टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान को जो है किंग ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि टीपू सुल्तान के सामने जो है अकेले लड़ना पॉसिबल नहीं है, या फिर बोलते ना इजीली नहीं है, इजीली उनको हरा दे ऐसा नहीं हो सकता। तो टीपू सुल्तान के साथ लड़ने के लिए जो है उन्होंने हेल्प ली मराठास की एंड निजाम की। अब ये तीनों ने मिलके जो है इनके अगेंस्ट वॉर करी। किसके अगेंस्ट? टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। अब मैसूर के साथ वॉर हुई जिसमें निजाम, मराठास एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तीनों ने वॉर तो करी और ये तीनों एक साथ अटैक कर रहे थे, जिसके कारण टीपू सुल्तान जो है थोड़े कमजोर पड़ गए थे और उन्होंने हार मान ली थी। और हार मानने के वजह से जो है उनको ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी पॉलिसीज है या ट्रीटीज है वो एक्सेप्ट करनी पड़ी, उन पे साइन करना पड़ा कि अब से वो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज मानेंगे, जितनी भी उनकी ट्रीटीज होगी उनको एक्सेप्ट कर ली थी। कॉर्नवालिस के टाइम पे ऐसा हुआ। नेक्स्ट जो कॉर्नवालिस के बाद बने थे गवर्नर जनरल उनका नाम था सर जॉन शोर। अब सर जॉन शोर के टेन्योर में जो है वो बहुत रिजिड थे, रिजिड पॉलिसीज बनाते थे, एकदम कड़क पॉलिसीज बनाते थे, जिसके कारण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का फेम डिक्लाइन हो गया था, बहुत नाम खराब हो गया था इंडिया में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सब अगेंस्ट ही थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी रिजिड इतनी मतलब बोलते ना हार्ड पॉलिसीज बना रही थी, इतनी कठिन पॉलिसीज, जो कि इंडिया के पीपल जो है उससे परेशान हो रहे थे और इसी के कारण उनका विरोध कर रहे थे, सब उनके अगेंस्ट हो गए थे और उनका फेम डिक्लाइन हो गया था। बट उस समय जो मराठास थे उनका फेम स्ट्रॉन्ग हो गया था, क्योंकि वो जो है लोगों की मदद कर रहे थे। तो सर जॉन शोर के टाइम पे जो है इतना कुछ हुआ नहीं, रिजिड पॉलिसीज उन्होंने बनाई थी और उनका फेम बल्कि डिक्लाइन हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब नेक्स्ट जो सर जॉन शोर है उनके बाद बने थे वेलेस्ली। अब वेलेस्ली चाहते थे कि इंडिया में एक सुप्रीमसी हो, सुप्रीमसी यानी कि एक का ही चले, सिर्फ और सिर्फ वो हो ईस्ट इंडिया कंपनी,
सभी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात माने, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की वो सुप्रीमेसी चाहते थे पूरे इंडिया में, जिसके कारण उन्होंने प्लान किया सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, और ये सिस्टम जो है उन्होंने एस्टैब्लिश किया। अब सब्सिडरी अलायंस सिस्टम कुछ ऐसा था कि जिसकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्ड थी, और जो भी इसे एक्सेप्ट करता वो एक तरीके से पूरा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जाल में फंस जाता था। अब सब्सिडरी अलायंस के सिस्टम में कौन से टर्म्स एंड कंडीशन थे वो हम देखते हैं। अब जो स्टेट सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करेगा उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी ट्रेन्ड आर्मी देगी। ट्रेन्ड मतलब खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी को ट्रेन कर रही है, उस आर्मी को सब कुछ सिखा रही है। ट्रेनिंग देने के बाद वो आर्मी उस स्टेट को मिलेगी, और जो स्टेट इस आर्मी को ले रहा है उसके बदले में सेकंड जो है कंडीशन, कि जिस जिस स्टेट ने ये आर्मी को एक्सेप्ट किया उनको जो है अपने स्टेट में जहाँ से इनकम अच्छी हो वैसे एरियाज उनको दे देने हैं, और जितनी भी इनकम जहाँ से अच्छी इनकम्स हो रही हो वो उनको दे देनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगर आप आर्मी ले रहे हो, फर्स्ट कंडीशन ये थी कि वो आर्मी देंगे ही सब्सिडरी अलायंस के अंडर में। और नेक्स्ट जो है आर्मी दी उन्होंने, तो जहाँ से इनकम, जिस स्टेट को आर्मी दी उस स्टेट में इनकम जहाँ से अच्छी हो रही हो वो इनकम के हकदार बोलते कि हमें होना चाहिए, और वो इनकम उन्होंने मांगी। नेक्स्ट इनका था कि आर्मी अगर हम दे रहे हैं तुम्हें, तो तुम जो है हमारी परमिशन के बिना वॉर साइन नहीं कर सकते, कि तुम्हें भले कोई भी अटैक ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक हमारी परमिशन नहीं होगी तब तक वॉर नहीं होगा, क्योंकि आर्मी हमारी है। और इसी के साथ साथ किसी और स्टेट के साथ संबंध भी नहीं जोड़ सकते वो लोग, उसके लिए भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्हें परमिशन चाहिए होगी। अब चौथी कंडीशन ये थी कि हर किंगडम में जो भी एक्सेप्ट करे, पूरे स्टेट में जितने भी किंगडम्स हैं उन हर किंग के पास जो है एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव कंपलसरी उनके दरबार में होना ही चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि दरबार में जितने मंत्रीज होते हैं उन मंत्री के बीच एक ब्रिटिशर मंत्री भी होना चाहिए, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को सब कुछ पता चले कि उस स्टेट के अंदर हर एक किंग क्या डिसाइड कर रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है अपने स्टेट के लिए या अपने किंगडम के लिए। इसके कारण जो है वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव कंपलसरी उन्होंने बोला। अब लास्ट कंडीशन ये थी, फिफ्थ कंडीशन, नो फॉरेनर्स, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन के बिना किसी बाहर वाले को जो है वो अपने स्टेट में जॉब नहीं दे सकते। अब बाहर के स्टेट के कौन होंगे, उस समय पे डच थे, पोर्चुगीज थे और फ्रेंच थे। डच तो जा चुके थे, लेकिन फ्रेंच और पोर्चुगीज ये दोनों को कहीं जॉब नहीं मिल जाए, ऐसे बाहर के फॉरेनर्स को बिल्कुल भी अलाउ नहीं था अगर आप सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर रहे हो। अब सब्सिडरी अलायंस जिन जिन ने एक्सेप्ट करा था उनका नाम था निजाम, मैसूर, गायकवाड़, सिकंदिया, भोसले, अवध, होलकर। ये जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था। अब देखा जाए जैसे उनकी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, उससे हम सब्सिडरी अलायंस को एक ऐसे नाम से प्रोनाउंस करेंगे, दैट इज स्वीट पॉइजन। एक तरीके से ये मीठा जहर ही है ना, स्वीट पॉइजन, जो भले आर्मी दे रहा हो लेकिन कहीं ना कहीं पूरे स्टेट को जो है अपनी तरफ ही कर रहा हो, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का ही राज हो। इसलिए इस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को जो है स्वीट पॉइजन भी बोला गया है। अब जैसा वेलेस्ली चाहते थे कि एक सुप्रीमेसी हो, वैसा सब्सिडरी अलायंस के थ्रू जो है वो होना स्टार्ट हो गया था, राइट। और वो इंडिया में अपना रूल फैलाना भी स्टार्ट कर दिए थे, और सब्सिडरी अलायंस के थ्रू वो चाहते थे कि जितना ज़्यादा हो सके वो स्टेट एक्सेप्ट करें, ताकि उनके लिए जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एक्सपांड करना ईजी हो जाएगा। अब इसी के चलते जो है वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान जिनको थर्ड मैसूर वॉर में हार माननी पड़ी थी, उनके पास भी ये ऑर्डर दिया कि आपको जो है सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करना है, लेकिन टीपू सुल्तान ने जो है मना कर दिया कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें पता था इसकी टर्म्स एंड कंडीशन। अब इसके रिजल्ट से टीपू सुल्तान ने जो है अटैक कर दिया था मैसूर पे 1799 में निजाम के साथ।
उस समय पर जो है टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। इस वॉर में, जो वॉर हुई थी मैसूर में टीपू सुल्तान के साथ, उस वॉर में जो है डेथ हो गई, और जिसके कारण मैसूर, इसलिए इधर मैसूर नाम लिखा है, इसके कारण मैसूर में भी जो है सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट हो गई थी और वहां पे भी अप्लाई हो गई थी। अब नेक्स्ट आफ्टरवर्ड्स जो वेलेस्ली है उनके बाद बने थे हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे। अब हेस्टिंग्स के टेन्योर में उन्होंने जो है नेपाल में अपना जाके नेपालीज के साथ भी लड़ा, और नेपालीज जो थे उधर के जो गुरखास थे, नेपालीज को भी हराया, और साथ साथ में नेपाल में जो गुरखास थे उनको हरा के उनको अपनी आर्मी में ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया कि तुम हमारी आर्मी में ज्वाइन हो जाओ, वहां के जो नेपाल के गुरखास थे। अब नेपाल के गुरखास के साथ साथ उन्होंने पिंडारास को हरा दिया था। पिंडारास एट दैट टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हुआ करती थी, और उनको भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ने हरा दिया था। इनके टेन्योर में थर्ड मराठा वॉर भी हुई थी, और वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीत गई थी। और जो एक्चुअल में वेलेस्ली सुप्रीमेसी जो चाहते थे ना कि अब इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का ही राज हो, वो जो है धीरे धीरे सब्सिडरी अलायंस और जब तक हेस्टिंग्स आए थे उनके टेन्योर तक जो है वो पॉसिबल हो गया था, और एक सुप्रीमेसी जो है वो एस्टैब्लिश हो गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। अब सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश होने के बाद नेक्स्ट जो बने थे गवर्नर जनरल, उनका नाम था विलियम बेंटिक। अब विलियम बेंटिक एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जैसा कोई भी नहीं था। वो बहुत ज्यादा लिबरल थे, इसलिए उनको लिबरल गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। लिबरल यानी कि हर चीज को हल्के में लेना कि चलो हो जाएगा, चलो कर लेंगे। एंड वो जितनी भी पॉलिसीज अडॉप्ट करते थे, हर चीज अपने डीड्स को लेके जो है बहुत ज्यादा लिबरल थे वो, कि नहीं हो रहा है तो उतनी ज्यादा गौर नहीं करते, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो। क्योंकि विलियम बेंटिक का ये मानना था कि पहले की जो पॉलिसीज जिन जिन गवर्नर जनरल ने बनाई है उससे जो हर स्टेट में डिससेटिस्फेक्शन हो गया है ना, जिसके कारण जो वो यूनिटी चाहते थे, एकता चाहते थे, वो जो है नहीं मेंटेन हो रही है। और जो यूनिटी नहीं मेंटेन हो रही है तो शायद कहीं ना कहीं जो है जो हम एक्सपांड करना चाहते हैं रूल, उसमें प्रॉब्लम आएगा। इनका ये मानना था विलियम बेंटिंग का। ठीक है, अभी ये जो पार्ट है वो यहाँ पे ही खत्म होता है। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।